हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द रेनेसेंस। बहुत ही जबरदस्त लिटरेरी पीरियड है, आप ये कहें, मतलब बहुत कुछ समाया हुआ है इसके अंदर। लिटरेचर में ये बिल्कुल अलग दौर था। इसे आप लोग ना मूवमेंट भी कह सकते हैं और इसको लिटरेरी पीरियड भी कह सकते हैं। रेनेसेंस मतलब पुनर्जागरण, रीबर्थ, रिबॉर्न। पुराने लिटरेचर का रिबॉर्न हुआ, डेवलपमेंट हुआ। जब वर्ल्ड में प्रिंटिंग प्रेस आ गई और टाइप राइटिंग आ गई, ठीक है ना, टाइपराइटर आ गया, तो एक लिखने का दौर आया। इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो पहले ना क्लासिकल जो लिटरेचर था, जो ग्रीक, लैटिन, इटालियन जो लिटरेचर था, ये बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे लोगों का इस पर ध्यान जाना बंद हो गया। मिडिल एज जब आया तो उसमें बड़ी दिक्कतें रही, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लिटरेचर पे नहीं हो पाया। चौसर के समय थोड़ा शुरू हुआ, उसे रेनेसेंस का मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, जॉफ्रे चौसर को। उससे थोड़ा वो शुरू हुआ 14th सेंचुरी में, फिर धीरे धीरे बढ़ा ये 15th सेंचुरी में, और 16 पर बहुत ज्यादा काम हुआ। और फिर जब एलिजाबेथन एज आई वहां पर, तो ये बहुत बिल्कुल अपने पीक पर था। पुनर्जागरण हो रहा है, रीबॉर्न हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है पुराने लिटरेचर का। जहां लिटरेचर पे बहुत काम किया जा रहा है, इंडिविजुअलिज्म पे काम हो रहा है, सब्जेक्टिविटी पे काम हो रहा है, लोग बहुत लिटरेचर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। और जो पुराने जो सुपरस्टिशंस हैं, जो उन पर लोगों का ध्यान कम जा रहा है। हुआ कैसे ऐसे? तुर्क जो लोग थे, उन्होंने क्या है कि इटली के अंदर अटैक किया, कॉन्स्टेंटिनोपल जगह पे, और लोग डर गए। ग्रीक की जो राजधानी थी वहां पर, वहां मतलब ग्रीक की राजधानी जो थी कॉन्स्टेंटिनोपल, उन्होंने, तुर्क ने अटैक कर दिया, क्योंकि मिडिल एज में वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे थे, अपने धर्म को फैला रहे थे। इन लोगों को डर लगा कि यार कहीं हमारी जो ये पुराना लिटरेचर है, इनको ये जला ना दें, खराब ना कर दें। तो उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर के जो ग्रीक पर्सन थे, वो लोग, रोमन जो लोग थे, वहां से भागे। वो इटली पहुंचे, फ्लोरेंस में, अपने मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर। और वहां के लोगों ने उन मैन्यूस्क्रिप्ट को देखा, उस लिटरेचर को देखा। वहां से फिर वो लोग यूरोप में पूरे में फैल गए। कुछ कुछ इटली आ गए, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई जर्मनी चला गया। और जब उन्होंने लिटरेचर देखा तो लोगों को लगा ये लिटरेचर तो बहुत बढ़िया है, हमें भी लिखना चाहिए ऐसा। तो फिर उस पर लिखना काम होना शुरू, और इस तरह से पुनर्जागरण। ये काम रिलीजन में भी हुआ। चर्च था मिडिल एज में, ये बहुत, जो पोप थे, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते थे। तो मार्टिन लूथर ने इनका विरोध किया। उन्होंने 95 थीसिस चर्च के गेट पर लगाई, दीवारों पर लगाई, कि तुम ये सब जो कर रहे हो ये सब बेकार है, अंधविश्वास है, ठीक है ना, बंद करो इसको। रिफॉर्मेशन जॉन विक्लिफ ने भी शुरू किया, जिसको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। उसने काम शुरू किए। धर्म में सुधार हो रहा है, लिटरेचर में सुधार हो रहा है, ठीक है ना, गवर्नमेंट में सुधार हो रहा है। तो ये पुनर्जागरण हो रहा है। हम लिटरेचर पे इस पे ज्यादा बात करेंगे कि जो पुनर्जागरण का दौर है, ये एक्चुअली देखा जाए तो 16th सेंचुरी में शुरू होता है, प्री एलिजाबेथन एज से। जो 1660, जो नियो क्लासिकल एज है, तब तक चलता है। तो एक कंफ्यूज मत होना आप लोग। रेनेसेंस एक बहुत लंबा पीरियड है, जिसमें प्री एलिजाबेथन एज भी आ जाएगी, जिसमें एलिजाबेथन एज आ जाएगी, जिसमें नियो क्लासिकल एज भी आ जाएगी। और नियो क्लासिकल एज से अगर हम बात करें तो नियो क्लासिकल एज नहीं, नियो क्लासिकल एज नहीं आएगी, सॉरी। नियो क्लासिकल एज से पहले तक एज है, क्योंकि नियो क्लासिकल एज तो 1660 में शुरू होती है। तो वो एज ना करके प्री एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज, और फिर उसके बाद 1600 टू, जैसे 1603 से 1625 जैकोबियन एज, जिसमें जॉन डन की मेटाफिजिकल पोएट्री है। फिर उसके बाद कैवलियर जो, या कैरोलिन जो एज है, जिसको हम लोग चार्ल्स फर्स्ट की एज भी कहते हैं, वो एज आती है 1625 से 1649 तक। और फिर 1649 से 1660 जो, जिसको हम पुरेटिन एज कहते हैं, या कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं, वो एज इसके अंदर, पूरे के अंदर आ गई। रेनेसेंस है जहां लिटरेचर में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ और काफी काम हुआ, खासकर जो एलिजाबेथन एज है, और जैकोबियन एज जॉन डन वाली, और पुरेटिन जॉन मिल्टन वाली एज, बहुत लिटरेचर डेवलपमेंट।
पूरा जो पीरियड है ये रेनेसांस कहलाता है। इस पीरियड में क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस भी आ गई, टाइपराइटर्स भी आ गए, लैटिन लैंग्वेज का लोग यूज करने लगे, पुराने लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं लोग, लैटिन को ग्रीक को स्टडी कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो चाहे फिर इसी एज में शेक्सपियर आया, इस एज में एडमंड स्पेंसर आया, इस एज में जॉन मिल्टन, जॉन डन आए, इस एज के अंदर है ना क्रिस्टोफर मार्लो आया, बेन जॉनसन, बड़े बड़े राइटर इसी रेनेसांस पीरियड के अंदर आए हैं, खूब काम किया इन्होंने। टॉमस वायट ब्लैंक वर्स पे काम कर रहा है, हेनरी हॉवर्ड जो अर्ल ऑफ सरे वो लिटरेचर पे काम कर रहे हैं, खूब बढ़िया काम। इटालियन जो लिटरेचर है उसको यहाँ इंग्लिश में यूज किया जा रहा है, इटालियन लिटरेचर को इंग्लिश में इंग्लैंड के अंदर लाया गया। टॉमस वाइट ने इन्होंने इंग्लिश में इटालियन सोनेट्स को लिखा, पेट्रार्कन सोनेट को यूज किया। तो पेट्रार्कन, मैकाइवली, दांते, इनके जो लिटरेचर थे, होमर के और जो अपने वर्जिल के लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ इनिड, होमर का ओडेसी और जो अपना इलियड है, उनको यहाँ ट्रांसलेट किया जा रहा है, उनको यहाँ पढ़ा जा रहा है। पूरा एक रिनेसेंस हो गया, पुनर्जागरण। रिनेसेंस मतलब पुनर्जागरण, रीबर्थ होता है। ठीक है ना, तो इसमें सारी एज आ जाएंगी जिनको मैं अलग अलग, आपको एज आपने पढ़ी भी होंगी। अब मैं इसको अलग अलग, फिर हम लोग प्री एलिजाबेथन एज को अलग पढ़ेंगे, एलिजाबेथन एज को अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना, और कैरोलिन एज, पुरेटिन एज, जैकोबियन एज, ये सब मिला करके रेनेसेंस के अंदर आता है। तो देखिए आप, रेनेसेंस, तो रेनेसेंस कहते हैं, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन रेनेसेंस लिखा है मैंने आपके लिए। रेनेसेंस यानी रीबर्थ, पुनर्जन्म होता है। कॉमनली अप्लाइड टू द पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस के बाद जो यूरोपियन हिस्ट्री है लिटरेचर के अंदर, उसे रिनेसेंस कहते हैं। मिडिल एजेस डार्क एज था, सब कुछ बर्बाद, रिलीजन, सुपरस्टिशंस, है ना, लिटरेचर को ज्यादा काम हुआ ही नहीं। तो उस मिडिल एजेस के बाद जो एज आती है वो रिनेसेंस। मिडिल एज से पहले लिटरेचर बहुत फ्लोरिश हो रहा था, और मिडिल एज के बाद वापस यहाँ रिबर्थ होता है, रिनेसेंस होता है। इट इज यूजुअली सेड टू हैव बिगन इन इटली। कहते हैं कि इसकी शुरुआत इटली में हुई 14th सेंचुरी में, जब ये क्या बोलते हैं, पेट्रार्क, मैकाइवली, ये जब लोग आए। टू हैव कंटिन्यूड बोथ इन इटली एंड अदर कंट्रीज। उसके बाद इटली से दूसरे कंट्रीज में गए, वेस्टर्न यूरोप में आया। 15th और 16th सेंचुरी में ये कई जगह डेवलप हो गया ना, 15 और 16 सेंचुरी में, 1500 to 16 मानते हैं इसको, तो 16 सेंचुरी में ये काफी जगह फैल गया मतलब। उसके बाद देखिए, इन दिस पीरियड द यूरोपियन आर्ट्स ऑफ पेंटिंग, इसमें जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है, स्कल्पचर, मूर्तियां, आर्किटेक्चर, मकान बनाने की जो बड़े बड़े महल बनाने की जो कलाएं थी, लिटरेचर, इन सब पे काम हो रहा है। क्यों लिटरेचर में काम नहीं हो रहा है? पेंटिंग में काम हो रहा है, मूर्ति कला में, स्कल्पचर में काम हो रहा है, आर्किटेक्चर में काम हो रहा है, भवन निर्माण कला जो होती है, वास्तु कला, उसमें भी काम हो रहा है, लिटरेचर में भी काम हो रहा है। एमिनेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉट एक्सीडेंट इन एनी एज। और ये बहुत ही एक अहम स्थान हासिल कर लिया जो किसी भी एज में इतना काम नहीं हुआ जितना इस रेनेसेंस पीरियड में हो। द डेवलपमेंट केम लेट टू इंग्लैंड, ये बाद में जो डेवलपमेंट था बाद में इंग्लैंड में आया, इटली से, इन द 16th सेंचुरी। इसलिए तो 1500 to 1660 मानते हैं इंग्लैंड के अंदर। उससे पहले 14th सेंचुरी में इटली वगैरह में आ गया, 15 में वहां से पूरे यूरोप में फैल रहा है, और 16 में इंग्लैंड में बहुत प्रॉपर तरीके से आ गया। एंड इन नाउ इट्स फ्लावरिंग अंटिल द एलिजाबेथन। और ये मतलब विकसित होना बंद नहीं हुआ जब तक कि कौन सी एज नहीं आ गई, एलिजाबेथन एज नहीं आ गई, जैकोबियन पीरियड्स नहीं आ गई, इस तक ये काम चलता रहा। बल्कि आप कहो कि जैकोबियन एज के बाद भी, कैरोलिन में भी, और उसके बाद लास्ट में खासकर जो मिल्टन है, वो रेनेसेंस पीरियड का आखिरी सबसे बड़ा महान वो पोएट माना जाता है। जॉन मिल्टन इज डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट ग्रेट रेनेसेंस पोएट। क्वेश्चन बन सकता है, लास्ट ग्रेट रेनेसेंस पोएट किसे माना जाता है, पोएट किसको माना जाता है? जॉन मिल्टन को। और जॉन मिल्टन का जो पीरियड था वो 1660 तक रहता है, मतलब जो एज है, इसलिए इसको 1660 तक माना जाता है। आगे देखिए, रेनेसेंस इज अ सिंगल एसेंस अंडरली द कॉम्प्लेक्स फीचर्स of the intellectual and cultural life of great variety of European countries. यूरोपियन कंट्रीज में जो कल्चर डेवलप हो रही थी, लिटरेचर में, आर्ट्स में, स्क्रिप्चर में, स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में, वो जो वहां डेवलप हुई थी उसकी बात करते हैं। इट हैज फॉर एग्जांपल बीन डिस्कवर्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। एक तरह से रिनेसेंस से जो नई दुनिया आप देख रहे हो उसका जन्म हुआ फ्रॉम द एसेज ऑफ द डार्क एजेस। डार्क एजेस थी, मिडिल एजेस, वहां से एक नई दुनिया का जन्म हो रहा था।
एक नई दुनिया की खोज हो रही थी, डिस्कवरी ऑफ मैन, आदमी की खोज हो रही थी। era of the emergence of untambled individualism, जो इंडिविजुअलिज्म है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अपने हिसाब से लिख रहा है। इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, सब्जेक्टिविटी बढ़ रही है, लोग अपनी फ्री इच्छा से खूब लिख रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। थॉट, रीजन और आर्ट, इन सब में काम हो रहा है। थॉट पे, लोगों के विचारों में काम हो रहा है, धर्म में बदलाव हो रहा है, आर्ट में बदलाव। ये था रेनेसेंस। रेनेसेंस पीरियड है दोस्तों। द अर्लीस्ट रेनेसेंस लिटरेचर अपीयर्ड इन इटली इन द 14th सेंचुरी। शुरुआत का जो लिटरेचर जो इसमें माना जाता है वो 14th सेंचुरी में इटली में माना जाता है, जहाँ पेट्रार्क, मैकाइवली, एरिस्टोटल, ये सब अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने काम किया। इटली से फिर ये जो है ये आया दूसरे कंट्रीज के अंदर, 17th सेंचुरी तक पूरे यूरोप में फैल गया। भाई 1660 17th सेंचुरी है कि नहीं है, पूरे यूरोप में फैल गया 17th सेंचुरी, ठीक है ना। द इंग्लिश रेनेसेंस की अगर हम बात करें तो इस इन स्कॉटलैंड डेट फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी। इंग्लिश जो था वो स्कॉटलैंड में आया पहले 15th सेंचुरी में, द अर्ली 17th सेंचुरी, और अर्ली 17th सेंचुरी चलता रहा वहां पे। फिर नॉर्थन यूरोप में आए राइटिंग्स ऑफ एरस्मस में आप देख सकते हैं, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, जॉन मिल्टन, ठीक है ना, जॉन डन, इनकी राइटिंग्स में आप रेनेसेंस के जो है एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एलिजाबेथन जो ईरा है वो गोल्डन एज है, रेनेसेंस में खूब पीक पे पहुंच गए यहाँ पे रेनेसेंस। यूजुअली रिगार्डेड द हाइट ऑफ द इंग्लिश रेनेसेंस। इंग्लिश रेनेसेंस की हाइट प्राप्त हुई एलिजाबेथन ईरा, जो फिर ढलती रही और लास्ट में खत्म हुई जॉन मिल्टन और उसके बाद। मैनी स्कॉलर्स इसकी शुरुआत 1500 से मानते हैं, ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी 8। हेनरी 8 जो था ना, इसने क्या है कि चर्च की बगावत कर दी थी, पॉप की बगावत कर दी थी। हेनरी 7 है ना, हेनरी 7-8, इन्होंने क्या कहा कि भाई हमें, हम ही राजा हैं, हम चर्च के अधिकारी हम ही। तो वहां से थोड़ी बहुत रेनेसेंस की शुरुआत हुई, धर्म के खिलाफ खिलाफत होने लगी। इटालियन जो लिटरेरी था उसका प्रभाव ब्रिटेन में भी आया। सोनेट लिखे जाने, जो पेट्रार्कन सोनेट थे ना, उनको यहाँ पर टॉमस वाइट ने 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में लिखना शुरू किया, जो बाद में हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे, आपने सोनेट पढ़ा होगा। हेनरी जो था उसने, हेनरी हॉवर्ड ने, जो अर्ल ऑफ सरे थे, उसने इस पे काम करना शुरू किया और इन्होंने ब्लैंक वर्स लिखना शुरू किए, ब्लैंक वर्स, जो बाद में क्रिस्टोफर मार्लो और अपने ये क्या बोलते हैं शेक्सपियर, इन्होंने भी खूब यूज किया। ब्लैंक वर्स की शुरुआत हो गई इंग्लैंड में, और वर्जिल के इनिड को 1540 में ट्रांसलेट कर लिया गया। तो पुनर्जन्म हो रहा है, पुराने लिटरेचर का पुनर्जन्म हो रहा है, ये सारे काम चल रहे हैं। उसके बाद देखिए आप, प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो रहा है। जो जोनास गटनबर्ग था उसने 1440s में इसको वो किया, और ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में लिखा जाने लगा। तो प्रिंटिंग प्रेस आ गई 1440s के दशक के अंदर। इसके बाद जो है प्रिंटिंग होने लगी, किताबें। फर्स्ट बुक जो प्रिंट हुई इंग्लिश में वो थी विलियम कॉक्सटन की, ट्रांसलेशन की थी, रिकायल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रेल, विलियम कॉक्सटन। ये शुरुआत हो गई, पहली बुक पब्लिश हुई। पहले लोग हाथ से लिखते थे, पब्लिश होने लगी, टाइप होने लगी, ठीक है ना। और ये प्रिंटेड हुई थी 1473 के अंदर। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, प्रेस बनी इंग्लैंड में 1474। मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है लिटरेचर का, काफी काम होने शुरू हो गए। लैटिन लैंग्वेज में लोग लिखने लगे, वापस पुनर्जागरण हो रहा है पुरानी भाषाओं का। तो लैटिन को लोग यूज करने लगे, एस्टेब्लिश हो रही है वो भी वर्नाक्युलर्स के रूप में, ठीक है। यूटोपिया लिखा गया है टॉमस मूर ने, जो बिल्कुल स्वतंत्र विचारों की बात करता है। कहता है कि एक ऐसा यूटोपिया, एक ऐसा टापू होना चाहिए, जगह होनी चाहिए जहाँ सब लोग इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इसकी बात करें, क्या बोलते हैं, इक्वलिटी की बात करें, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, अधिकारों की, राइट्स की बात करें, लिबर्टी की बात करें। तो वो टॉमस मूर ने लिखा, जो 1516 में पब्लिश हुआ। ये फिक्शन था, पॉलिटिकल फिलोसफी थी, ये लैटिन में लिखा गया। ऐसे काम होने लगे, और रिलीजन, सोशल और पॉलिटिकल कस्टम्स के ऊपर मतलब विरोध होने लगा। इन्होंने उसके ऊपर लिखा, भाई क्या चीजें गलत है, क्या सही है, नई नई बातें लिखी जाने लगी। मिडिल एज खत्म हो गया, डार्क एज खत्म हो गया। अब एक नया लिटरेचर, इसमें पुराने लिटरेचर को जो अच्छी बातें थी उनको पुनर्जन्म दिया जा रहा था। ये सारा काम रेनेसेंस में होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं देख लीजिए वापस एक बार।
मीनिंग क्या रेनेसांस का? रिवाइवल ऑफ लर्निंग और क्लासिकल लिटरेचर। लर्निंग का रिवाइवल होना या क्लासिकल लिटरेचर का रिवाइवल होना, पुनर्जन्म होना। और इस पे आपके ग्रेड सेकंड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेनेसांस का मतलब क्या होता है? रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। द पीरियड इन यूरोप ड्यूरिंग द 14th-15th सेंचुरीज। 14th में इटली में काम शुरू हुआ, फिर 15 और 16 में पूरे यूरोप में इस पे काम हुआ। लोग इंटरेस्ट हो गए। कल्चर ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, जो ग्रीस और रोम की जो कल्चर थी, जो रीति रिवाज थे, जो उनके लिटरेचर था, उनमें लोग इंटरेस्ट लेने लगे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए हुआ क्या था। 1453 में दोस्तों तुर्क्स, मुस्लिम जो तुर्क राजा थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक किया, जो रोमन एम्पायर की राजधानी थी ग्रीस के। अटैक किया। लोग क्या हुए? ग्रीस से बच के भाग निकले, फ्लोरेंस चले गए अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लेकर के, जो उनकी पांडुलिपियां थी, हाथ से लिखे हुए जो लिटरेचर थे, होमर के, वर्जिल के या किसी और के भी, उनको उठा उठा करके वो ग्रीक से फ्लोरेंस इटली चले गए। विद द स्टडी ऑफ दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इन मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ करके नॉलेज बढ़ी फ्लोरेंस में, और फ्लोरेंस से पूरे यूरोप में। ठीक है ना? इस तरह से पुनर्जन्म हुआ। जॉफ्रे चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसांस भी कहा जाता है, कि भाई शुरुआत तो जोफ्रे चौसर ने ही कर दी थी। ठीक है ना? 14th सेंचुरी के अंदर, 14th सेंचुरी, इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। उसके बाद देखिए आप, रेनेसांस पीरियड को हम डिवाइड करें तो कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? जो बता रहा था आपको, देखो मैं, एक तो प्री एलिजाबेथ 1500 से 1558। 58 में क्या है? एलिजाबेथ जो थी वो रानी बन गई, क्वीन बन गई इंग्लैंड की। तो फिर एलिजाबेथ एज शुरू होती है 1558 से 1603 तक। 1603 तक इसे गोल्डन एज माना जाता है। खूब काम हुआ है, गोल्डन एज इन इंग्लिश। फिर जैकोबियन एज आई, जिसमें मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन वगैरह आए। इसको जेम्स फर्स्ट एज भी कहते हैं, क्योंकि इस समय राजा जेम्स फर्स्ट था। ये चली 1603 से 1625 तक। फिर कैरोलिन एज आती है, जिसको आप चार्ल्स फर्स्ट एज भी कहते हैं। चार्ल्स फर्स्ट एज थे, चार्ल्स फर्स्ट क्या थे दोस्तों? ये चार्ल्स फर्स्ट एज कही जाती है इसको। और लास्ट में है पुरिटन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड, 1649 1668। इसको मिल्टन की एज भी कहते हैं, क्योंकि इस जमाने में जो मिल्टन था वो सबसे बड़ा पोएट है। ये कहते हैं कि ये सबसे ग्रेट पोएट था आखिर का। शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर सब तो थे ही, ये एक और बड़ा, लास्ट का बड़ा पोएट थे रेनेसांस एज का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1 by 1 पढ़ाऊंगा, प्री एलिजाबेथन एज के बारे में, एलिजाबेथन एज के बारे में। ये फिर अगली क्लासेस में चीजें चलेगी। ठीक है ना? तो वो आप अगली क्लास में देखेंगे। आई होप ये रेनेसांस पीरियड क्या है, इसमें पुनर्जागरण हुआ, क्लासिकल लिटरेचर का रिवाइवल हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, बुक्स पब्लिश होने लगी, बड़ा बड़ा काम होने लगा लिटरेचर में। ये सब पार्ट्स हैं इस रेनेसांस पीरियड के। इन सबको पढ़ेंगे तो रेनेसांस पीरियड आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वाली क्लास आपको समझ में आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। चाओ।